हेलो गाइस, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एनटीएससी के लिए हमारी जो है ना बेस्ट एट स्ट्रेटेजी जो है क्या रहनी चाहिए, कैसे हम लोग विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर जो है हम लोग अपना एनटीएससी को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए जो है दोस्तों मैं आप लोगों को पूरे इस वीडियो में यही बताऊंगा कि एनटीएससी को जो है ना कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैं जो है आप लोगों को 2 3 4 जो है टिप्स बताऊंगा। उस टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो यकीन मानो आप जो है ना बहुत अच्छा कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है एनटीएससी स्ट्रेटेजी, यानी ये रहेगा पूरा एनटीएससी के लिए। अब देखिए, ये कोई एनटीएससी स्टेज 1 के लिए नहीं है। एनटीएससी स्टेज 2 वाले जो है ये ना सोचे कि मैं नहीं देख पाऊंगा, ये दोनों के लिए है। एनटीएससी स्टेज 1 वालों के लिए भी सेम रहेगा और एनटीएससी स्टेज 2 में भी जो है उन लोगों के लिए भी सेम यही रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी फॉर द एनटीएससी। सबसे पहला जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस। अभी ये प्रैक्टिस क्या है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे क्या करना है, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप एनटीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो एनटीएससी में हमें जो है 2 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। दो जो होता है हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। वो कौन कौन सा मेन सब्जेक्ट है? पहला जो है इसमें आपको मैट पढ़ना होता है और दूसरा जो इसमें पढ़ना होता है सेट पढ़ना होता है। आप सभी को पता है कि एनटीएससी स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो या कोई सा भी पेपर हो, एनटीएससी का कोई सा भी पेपर हो, आप सभी को पता होना चाहिए कि मैट वाला जो पोर्शन है ना यही आपको पूरा 50% वेटेज दे रखता है और ये पूरा 50% आपको देके जाता है। अब इस 50% को कैसे लेके आना है? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, मैट का जो है ना सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए कि आपके पास जो है सिलेबस है वो कौन कौन सा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो है टाइम टेबल सेट कीजिए। रोजाना जो पढ़ने का जो आपका टाइम है उस टाइम को सेट कीजिए कि मुझे जो है रोजाना 1 घंटे मेंटल एबिलिटी को देना है, 2 घंटे मेंटल एबिलिटी को देना है। उसके हिसाब से आप मैट पे जो है फोकस करें। टाइम जो है अपना मैट के अकॉर्डिंग ही लगाएं। मैट पे अपना जो टाइम दीजिएगा वही आपके साथ जाएगा मैट। और उसके बाद जो सेट वाला सेक्शन है ये जो है बिल्कुल आप लोगों को किसके थ्रू करना है, आपके जो क्लास में है। जैसे कि आप 10th क्लास में है तो उसी 10th के अकॉर्डिंग जो है इसको आप कर सकते हैं। मान के चलो कि आप 10th में पढ़ रहे हैं, 10th में जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या 10th में जो आपका सिलेबस है, जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ना है, उसमें साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, तो ये सारा जो है सेट वाले सेक्शन में आता है। इसमें जो मेन है वो है भैया मैट। मैट को जो है सबसे पहले आप अपना चैप्टर वाइज क्लियर करो। चैप्टर वाइज क्लियर करने के बाद चीजों को पढ़ना चालू करो। चलिए मैं आगे चलता हूं और आगे जो है मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके आगे हमें क्या करना है ना। ये पहला जो है हो गया आप लोगों के पास कि इस पहले टाइप के हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले रखा है। उसके बाद जो है मैंने देखो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी वो क्या रहेगी इसमें आपको मैं बता दूं। यहाँ से एक बार मैं इसको जो है, हाँ ये देखिए, ये जो है आप लोगों के लिए यहाँ से भी ये वाली चीज जो है ना, ये वाली स्लाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख रखा है कि एनसीईआरटी जो है आपका, एनसीईआरटी इज योर गॉड। यानी एनसीईटी जो है, एनसीईआरटी का जो बुक होता है ये आपके लिए क्या है? भगवान है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई आपको पता है कि जो हमारा सेट वाला सेक्शन है, जो कि हमारा सेट वाला टॉपिक है, सेट वाला जितने भी टॉपिक है वो कहां से आने वाले हैं भैया? वो एनसीईआरटी से आने वाला है। क्योंकि सेट वाले में आपने मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद जो है आपने उसमें से साइंस पढ़ना है, उसके बाद आपको सोशल साइंस पढ़ना है। ठीक है, ये जो है आपका सेट वाला सेक्शन है। और ये पूरा सेट वाला जो सेक्शन है मेरे दोस्त, आपने कहां से करना है? वो करना है एनसीईआरटी से। आपने जो भी अपना 9th का एनसीईआरटी और प्लस में 10th का एनसीईआरटी अगर आपने बढ़िया से कर लिया, अगर ढंग से कर लिया, तो ये सेट वाला सेक्शन भी जो है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इस सेट वाले सेक्शन में भी आप बेहतर कर सकते हो, है ना। तो एनसीईआरटी को आपने भूलना नहीं है, एनसीईआरटी को लेके ही चलना है। आप किसी भी स्टेट से हो, आपको स्टेट बोर्ड, मान के चलो कि मैं एनसीईआरटी उन सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जिसके यहाँ एनसीईआरटी यूज होता है। और बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि स्टेट बोर्ड यूज होता है। तो जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो अपने स्टेट का फोकस करें, और जो सीबीएसई से हैं, जैसे कि सीबीएसई वाले, जैसे कि मान के चलो कोई दिल्ली वाला बच्चा है, अगर कोई मान के चलो और भी बहुत जगह जो है एनसीईआरटी यूज किया जाता है, तो वहां वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी आपके लिए बिल्कुल गॉड रहेगा, स्टेज 1 के लिए भी और स्टेज
2 के लिए भी। तो इस बात को भी जरा अपने माइंड में रखना है, ध्यान रखना है कि ये जो है ना एनसीईआरटी जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए आपकी प्रिपरेशन में जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्लियर है ये चीज? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूं और नेक्स्ट जो है हमारा रहेगा कि इसमें आगे जो है आपने क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, एनसीईआरटी हो गया, प्रैक्टिस विथ टाइमर। हाँ जी, अब आपको यहाँ पे भी इस वाले को ही मैं अभी अभी एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ से क्या करना है आपने। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एनालाइज करूं, अगर मान के चलो कि मैं इसी टॉपिक के बता रहा हूं कि क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी हमें क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो प्रीवियस ईयर करने के फायदे क्या होते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल जो है क्वेश्चन कैसा आया था, उसके पिछले साल क्वेश्चन कैसा आया था। प्रीवियस ईयर कम से कम नहीं भी तो भाई साहब आप जो है ना 5 ईयर का प्रीवियस ईयर कर लो, है ना। 5 ईयर का अगर आप प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, अब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर आप जिस मतलब स्टेट से हैं वहीं का प्रीवियस ईयर करोगे। आप सपोज दैट कि अगर कोई बच्चा वेस्ट बंगाल से है ना, तो सबसे पहले अपना वेस्ट बंगाल वाला खत्म करो। वेस्ट बंगाल वाला खत्म हो जाता है ना, तो और भी जो है ना स्टेट के आप लोग ट्राई करो। जैसे कि मान के चलो कि मैं किसी भी स्टेट से हूँ, सपोज दैट कि मैं वेस्ट बंगाल से ही हूँ मान के चलो, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल वाला 5 ईयर का 10 ईयर का आप लोग निकाल लो, वहां से उसको सब सॉल्व करो, वहां से आपको पता चलेगा कि कैसा जो है ना एग्जाम का पैटर्न है। और ये वाला पॉइंट जो है ना, जो प्रीवियस ईयर है भैया, PYS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। मैं बता दूं, स्टेज 1 करने जा रहे हो या स्टेज 2 करने जा रहे हो, प्रीवियस ईयर बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रीवियस ईयर को जो है एकदम बिल्कुल लेके चलना है। प्रीवियस ईयर अगर आप कर लोगे तो आपको देखो यहाँ से क्या चीजें पता चल जाएगी, यहाँ से 2-3 चीजें पता चल जाएंगी आपको कि प्रीवियस ईयर करने से आपको 2-3 चीजों के बारे में बिल्कुल पता चल जाएगा। पहली बात यह है कि आपके वहां किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने पहला अपना जो टारगेट है कि आपको अपने जो है स्टेट का देखना है, तो सबसे पहले आप स्टेट का ही देख लो। 5 साल के पेपर को जो है डिस्कशन कर लो। 5 साल के पेपर को जो है देखो कि 5 साल का पेपर, प्रीवियस 5 साल का जो पेपर है, 5 साल का जो पेपर है वो कैसे आया हुआ है। वहां से आपको, मैं तो कह रहा हूं कि आपको वहां से क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने पढ़ना कैसे है, क्या टॉपिक आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है। जैसे कि एज अ एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में क्या होता है कि वहां पे जो मेंटल एबिलिटी होता है ना, वहां पे जितने सारे चैप्टर हैं, सब चैप्टर में से 5-5, 10-10 नंबर के आते हैं। यूपी में पिछले साल ही हमने देखा था कि क्या हुआ था कि जो अपना नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज का जो टॉपिक है वहां से बिल्कुल 30 से 40 क्वेश्चन जो है ना खाली नंबर सीरीज के ही आए थे, है ना। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेरे स्टेट के लिए कौन सा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा कि कौन से स्टेट में पिछली साल कितने कितने नंबर के कहां से आए थे, है ना। इसके से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है और कौन से चैप्टर को जो है हमें थोड़ा कम इंपॉर्टेंट देना है। लेकिन चैप्टर भाई पढ़ना सभी को है ना, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अब ज्यादा चीजों को करोगे, इधर उधर दिमाग लगाओगे तो फिर भैया गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक और पॉइंट लिख रखा है, एनालाइज एंड प्लान। अगर आप प्रीवियस ईयर दे रहे हो, अगर आप प्रीवियस ईयर टेस्ट लगा रहे हो, तो वहां मान के चलो कि आपने मैट के 100 क्वेश्चन किए, 100 में से मान के चलो कि आपके 75 आ रहे हैं, तो ये जो 25 मान के चलो यहाँ से जो गलत हुए हैं, ये 75 क्या है, सही है, और ये 25 क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो ये 25 जो गलत हुए हैं वो कौन से टॉपिक से गलत हुए हैं, कौन ऐसा टॉपिक है जहां से वो आया और मेरे 25 नंबर गलत हो गए। एज अ एग्जांपल के लिए मैं बात कर दूं कि यहां से आपने देखा कि मेरे कोडिंग डिकोडिंग से यार कुछ गड़बड़ हो रहा था। कोडिंग डिकोडिंग के 2-4 आए थे, लेकिन यार मेरे से यहां से ना 3 क्वेश्चन नहीं बना यार कोडिंग डिकोडिंग का। क्या करूं मैं, अब क्या करूं, कोडिंग डिकोडिंग बन नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, कोडिंग डिकोडिंग उठाओगे, फिर से पढ़ोगे। भाई साहब ऐसा ही करना है। कोडिंग डिकोडिंग का अगर एक भी क्वेश्चन फंसा, एज अ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग आपके पास दे रखा है, आपने कोडिंग डिकोडिंग का लगाया, आपने एनालाइज किया, आपका प्लान बनाना है कि कोडिंग डिकोडिंग में मैंने 4 क्वेश्चन आए थे, 4 में से 2 मेरे से नहीं बने, फुल चैप्टर फिर से रिवीजन कर जाओ। अरे क्या बोल रहे हो सर ये, जी मैं सही कह रहा हूं। अगर कोडिंग डिकोडिंग में नहीं बना आपसे 2 क्वेश्चन, पूरा चैप्टर उठाओ और एक दिन बैठो, 2 घंटे लगाओ, पूरा चैप्टर खत्म कर दो। सेम आपको मैं बता दूं कि दूसरा कोई चैप्टर नहीं आया, जैसे कि मैंने डायरेक्शन लगाया,
मेरे को क्या है कि सर डायरेक्शन में ना सर जी आपने जो यहाँ से क्वेश्चन किए ना, मैंने 75 जो सही हुए हैं, 25 जो गलत थे ना सर, उसमें डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे जो कि मेरे से नहीं बने सर, है ना। तो इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्शन का है और 25 मेरे गलत है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने पेपर लगाया टिक मारा ठकाठक, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं लाइव क्लासेस में जुड़ते हैं और वहां आते हैं, सर जी पोल दे दो, है ना, क्वेश्चन बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा है तो सही है। ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, एनालाइज जरूर करें और एनालाइज करने के बाद अपना प्लान करें कि भाई साहब ये 25 नंबर किस किस टॉपिक से गड़बड़ हो रहे हैं, 25 नंबर जो मेरा गलत है वो कौन से टॉपिक से गलत हो रहा है। अगर आपका जो टॉपिक से गलत हुआ है सिंगल क्वेश्चन भी उस टॉपिक से गलत हो रहा है ना मेरे दोस्त, पूरा चैप्टर लगा जाओ, पूरा चैप्टर फिर से आप रिवीजन कर जाओ। अगर पूरा चैप्टर फिर से रिवीजन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो आपने पहले पढ़ा था उसमें से कुछ गलती मिलेगी आपको, फिर आप उस चीज को करोगे, दोहराओगे, पूरा चैप्टर जब पढ़ोगे तो दूसरी बार जब टेस्ट दोगे ना तो ये 25 में से कितने रह जाएंगे, क्योंकि आपने तो यहाँ से 3 क्वेश्चन गलत था आपने कर लिया, यहाँ से 3 क्वेश्चन गलत था वो भी आपने अटेंड कर लिया। जब दूसरी बार पेपर लगाओगे तो ये 75 जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आगे चला जाएगा 80 90 के आसपास चला जाएगा। अब मान के चलो कि ये 90 के आसपास चला ही गया, अब क्या करें सर जी, अब तो 90 नंबर आ गए, अब तो मौज हो गई सर जी, 100 में से 90 नंबर आ गए, अब तो मौज है। नहीं भाई मौज नहीं करना है भाई साहब, नहीं 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 नहीं, यहाँ से 10 नंबर कहाँ गया, इस 10 नंबर के पीछे पड़ जाओ। अब ये 10 नंबर किस टॉपिक से गड़बड़ है, मान के चलो कि मैंने ये टॉपिक उठाया, यहाँ से सर जी गलत है, सर जी यहाँ से मेरा जो गलत आ रहा है वो सर जी आ रहा है मेरा, अब क्या करूं सर जी, कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया से कर लिया, डायरेक्शन कर लिया, सर जी ये सीरीज वाला फंस गया सर जी। अब क्या करना है, 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ही अगर आपके सीरीज वाले फंस रहे हैं, पूरा चैप्टर उठा के कर जाओ मेरे दोस्त, पूरा चैप्टर उठाओ और पूरा चैप्टर पढ़ जाओ। ये कोई नहीं बताएगा, बोलेगा आप एनालाइज करो, एनालाइज करके फिर से करो, फिर से उस चीज को करो, लेकिन जो मैं चीज बता रहा हूं उस पर ध्यान देना भाई कि अगर किसी भी टॉपिक में आपको गड़बड़ी लग रही है, किसी भी टॉपिक में आपको अगर दिक्कत लग रहा है तो पूरे चैप्टर को खंगाल जाओ, पूरे चैप्टर को फिर से पढ़ जाओ। क्लियर हो गया ये चीज, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में रहता है, हर एक जो है बच्चे के जहन में यही रहता है सवाल कि सर जी एनटीएससी तो बता दिया, इस बोर्ड का क्या करें, बोर्ड एंड एनटीएससी टुगेदर, अब दोनों को एक साथ, हो ये तो सर जी आपने बहुत नाइंसाफी कर दी, अब कैसे करेंगे। देखिए क्या करना है, एनटीएससी के लिए आप तो भैया यहाँ से जो मैंने आपको बताया 2 चीज, एक भैया अपना मैट होता है और दूसरा मेरे दोस्त सेट होता है। मैट के लिए मैंने आपको बताया कि हमेशा रोजाना जो है एक चैप्टर को पकड़ के चलो, एक एक चैप्टर को करो, मैट वाला पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा। इस सेट वाले में मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे आपका मैथ्स आता है, साइंस आता है, सोशल साइंस आता है। जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ से साइंस जो आता है वो किस सिलेबस से आता है भैया, 10th क्लास का आता है, कुछ पोर्शन 9th का होता है। अगर आपने 9th और 10th का इस बोर्ड के हिसाब से, जो बोर्ड में आप पढ़ रहे हो ना वही पढ़ो भाई, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड में हैं, 10th क्लास में है, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं बोर्ड के लिए वही साइंस एनटीएससी में आने का है, जो सोशल साइंस पढ़ रहे हैं वो एनटीएससी में आने का है, बस इतना काम करना है। सोशल साइंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, अब ये नहीं कि सोशल साइंस जो आप पढ़ रहे हो वही आएगा, क्योंकि एनटीएससी में थोड़ा सा सोशल साइंस अलग होता है, आपके हर एक स्टेज वाइज होता है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एनटीएससी में हर एक स्टेट का सोशल साइंस जो होता है, सोशल स्टडी जो होता है वो अलग अलग पैटर्न पे फॉलो करता है। एक बार इसके लिए आप सिलेबस को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, और ये दोनों संभव है भाई। मैंने वीडियो बना रखी है टॉपरों की जिन्होंने एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाई किया है, वीडियो जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। सबका जवाब कि सर जी दोनों एक साथ आराम से कर सकते हैं, है ना। एनटीएससी के लिए 2 घंटे निकालो, बोर्ड के लिए 1 घंटे निकालो, कहानी बिल्कुल हो जाएगी सेट। जिसे हम लोग कहते हैं कि पिक्चर सेट होता है ना, वैसे ही यहाँ से पूरा पिक्चर जो है आपका सेट हो जाएगा और आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोनों में, सेट में और मैट में। आई होप कि आप लोगों को पूरा सब क्लियर हो गया होगा जो जो मैंने टॉपिक आज आपको बताया। सबसे पहले भैया प्रीवियस ईयर करें, एनसीईआरटी को अपना भगवान मान ले। दूसरा जो है बोर्ड को भी देखें, बोर्ड के साथ साथ जो है एनटीएससी की तैयारी भी करें। उसके बाद जो मैंने बनाया वो क्या बताया आपको कि एनालाइज करना है और उसके हिसाब से प्लान करना है कि आगे जो है आपका प्लान क्या है।
मैंने तो प्रैक्टिस किया सर जी। और ये देखो, ये भी एक जो इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद इसके बारे में नहीं बताया आप लोगों को, तो यहाँ से भी आप जान लें कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ टाइम, प्रैक्टिस करना है आपने। सपोज डेट की आपका जो एग्जाम होता है कितने बजे होता है, मान के चलो 10 बजे होता है सर जी, हमारा 10 बजे एग्जाम चालू हो जाता है और 10 से सर जी मान के चलो 2 बजे आपका एग्जाम खत्म होता है, ठीक है। सेम इस टाइम पे कोई भी काम धंधा हो, सारा काम धंधा छोड़ देना है। जब भी जिस दिन आप टेस्ट पेपर लगाओगे, जिस दिन आप प्रैक्टिस पेपर लगाओगे, जिस दिन आप प्रैक्टिस पेपर लगाओगे, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। संडे को एग्जाम होता है, संडे को 10 से लेके 2 बजे के बीच में क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन के पेपर को उठाओ, क्वेश्चन के पेपर को लगाना चालू कर दो। 2 घंटे टाइम देख के, 2 घंटे ही 2 घंटे, जितना पेपर आपका आता है, मैंने ऐसे ही 2 घंटे लिखा है, आप 3 घंटे भी कर सकते हो, जिसके हिसाब से आपका एग्जाम आता है उस हिसाब से आपने करना है। क्योंकि मैट वाला जो है 90 मिनट का रहता है, सेट वाला भी 90 मिनट का रहता है, दोनों मिला के आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और एक घंटे का जो, मतलब दोनों मिला के आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो उसी के हिसाब से सेम उसी टाइम पे आपको ये पढ़ना है। रोज अगर आपने टाइम हैबिट बना लिया ना कि मुझे 10 से 2 टेस्ट लगाना है, तो जिस दिन आप एग्जाम में जाओगे ना, उस दिन क्या होगा, आपका दिमाग सेट है कि भाई मेरे तो 2 बजे से दिल लेके 10 बजे तक मैं तो टेस्ट ही देता हूँ, तो आज कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे भी टेस्ट देने आया हूँ और यहाँ पे भी मैं अच्छा करके ही जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिक होता है, इस लॉजिक को जरूर अपनाना। जिस समय पे आपका एग्जाम होता है उस समय पे ही अपने घर पे पढ़ाई करना है। उस समय ना मोबाइल चलाना है, ना फेसबुक चलाना है, ना व्हाट्सएप चलाना है। मोबाइल को ऑफ कर देना है, मोबाइल को ऑफ करके कहीं दूसरी जगह फेंक देना है। फेंकना नहीं है भाई, रख देना है ना, दोबारा काम पड़ता है मोबाइल का, है ना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि फेंक देना, मतलब बगल में मोबाइल को ऑफ करके रख देना। अगर चालू रहेगा तो टिंग टोंग करेगा, फेसबुक वोसबुक आप लोग अपना चैट करोगे, फिर उसी में विलीन हो जाओगे। तो इस समय पे क्या करना है, पूरा अपने मोबाइल को ऑफ कर देना है। समझ आना कि आप जो बैठे हैं अपने एग्जाम में बैठे हैं और आपको एग्जाम दे रहे हैं उस चीज का। अगर एग्जाम में भाई साहब क्या होता है, ना मोबाइल जाता है ना कुछ जाता है, बस आपका दिमाग जाता है और आपका शरीर जाता है, पेन जाता है, पेंसिल जाता है। उसी तरह से अपने टेबल पे, अपने चेयर पे बस यही सारी चीजों को रखना है। पेन ले लेना है, पेंसिल ले लेना है, अपना टेस्ट कॉपी ले लेना है, अपना टेस्ट बुक ले लेना है और इस टाइम को नोट कर लेना है। भाई यही टाइम नहीं है भाई, जो आपका टेस्ट का टाइम है उस टाइम को नोट कर लीजिए। और रोजाना अगर आपका एग्जाम अगर मान के चलो अगले महीने है, तो हमेशा रोज 10 से 12 मुझे करना है, यही करना है, टेस्ट लगाना है, एक चैप्टर का ही करना है, लेकिन करो। टाइम को सेट करो, अपने दिमाग को बताओ कि मुझे 10 से 2 बजे टेस्ट देना है, 10 से 2 टेस्ट देना है, 10 से 2 टेस्ट देना है। जब तक आप दिमाग को बताओगे नहीं, यहाँ पे जाके आप उसको टक टकाटक नहीं करोगे, तब तक ये आपको बताएगा नहीं कि आप टेस्ट देने वाले हो। जिस दिन आप टेस्ट में बैठोगे तो यकीन मानो आप घबराओगे नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आप यहाँ से सीख गए हैं कि मेरे को 10 बजे से लेके 2 बजे तक टेस्ट देना ही देना है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा, है ना। तो जैसा मैंने बताया उस चीज को आप लोग फॉलो करें। आई होप कि आपका एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है दोनों बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।